अध्याय नंबर 38। पृथ्वी की सतह पर जल का वितरण। सामान्य परिचय। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जल के रूप में महासागरों व खाड़ियों के अंतर्गत आता है, जिसके समग्र रूप में जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का स्थानिक तौर पर जल का वितरण समान नहीं है। पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में जहाँ स्थल की तुलनात्मक रूप में अधिकता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जल की पृथ्वी पर उपस्थित कुछ जल का लगभग 97% जल महासागरों में है, जो खारा जल है अथवा पीने योग्य नहीं है। शेष लगभग 3% जल जो ताजा व पीने योग्य है। हिमानियों लगभग 2% भौम जल झीलों, नदियों आदि के अंतर्गत आता है। जल स्रोत या जल भंडार। समस्त जल राशि का प्रतिशत महासागर 97.25, हिमानिया व हिमटोपियाँ 2.05, भूमिगत जल 0.68, झीलें 0.01, मृदा में नमी 0.005, वायुमंडलीय नमी 0.001, नदियाँ 0.0001, जीवमंडलीय जल 0.00004। नोट: पृथ्वी पर जल के बाहुल्य के कारण ही इसे जलीय ग्रह एवं अंतरिक्ष में से नीला नजर आने के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। जलीय चक्र। जल का इससे विभिन्न भौतिक रूपों तरल, गैस एवं ठोस में स्थलमंडल एवं जलमंडल, महाद्वीपों एवं महासागरों, धरातल एवं भूगत, वायुमंडल एवं जीवमंडल आदि के मध्य निरंतर प्रवाह एवं आदान प्रदान को जलीय चक्र कहते हैं। ये जल एक चक्रीय एवं नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात प्राकृतिक रूप से इसकी प्रकृति इस तरह की है कि इसे प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। यह लगभग पृथ्वी पर वायुमंडल एवं जलमंडल के विकास से लेकर कभी न समाप्त होने वाली व्यवस्था है। यह जीवमंडल का महत्वपूर्ण घटक है। घटक जल चक्र संबंधी प्रक्रियाएं: महासागर, सागर, खाड़ियाँ, नदियाँ, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, उद्रवपातन, वायुमंडलीय नमी, संघनन, वर्षण, हिम रूप में हिम पिघलने पर, नदी नालों के रूप में बहना, धरातलीय बहाव, जलधाराएं, ताजा जल संग्रहण, जल रिसाव, भूमिगत जल, भौम जल का विसर्जन, झरनों के रूप में बहाव, जीवमंडल में जल, वनस्पतियों में वाष्पोत्सर्जन, जीवों द्वारा प्रयोग किया प्रयोग एवं पुनः प्रयोग। जल चक्र यह उद्घटित करता है कि जिस मात्रा एवं अनुपात में जल का वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन होता है, उसी मात्रा एवं अनुपात में वर्षण होता है। अर्थात पृथ्वी पर नियमित कई भौगोलिक संतुलनकारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत जल चक्र एक अति महत्वपूर्ण असंतुलनकारी प्रक्रिया है। पृथ्वी पर तीव्र जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, उपभोग वृद्धि, पर्यावरणीय हार्स एवं ताजे सीमित जलीय संसाधन की नमी से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। महासागरीय नितल के ऊंचे स्थल खंड की तरह महासागरों के अंदर भी ऊंचे पर्वत, गहरी खाइयां, मैदान आदि अवस्थित हैं। इसकी पुष्टि सोनार तकनीक एवं आधुनिक उपकरणों से महासागर के अंतर्गत आंतरिक भागों के मानचित्र की तकनीक के अनुप्रयोग से होती है। पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न निर्माणकारी एवं विध्वंसनकारी भौगोलिक प्रक्रियाएं जैसे प्लेट विवर्तन, ज्वालामुखी क्रिया, अपरदन तथा निरपेक्षण आदि के द्वारा समस्त महासागरीय अर्ध स्थल की रचना हुई है। महासागरीय नितल का विभाजन। महासागरीय नितल या महासागरीय अर्धस्थल को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: महासागरीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान, महासागरीय गर्त, महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीप एवं महासागर के मिलन क्षेत्र में महाद्वीप का महासागर की ओर जो बढ़ा हुआ जलमग्न भाग होता है, वह महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। इसकी ढाल औसतन रूप से 1 से 3 डिग्री के मध्य या इससे अभी कम होती है, अर्थात यह समुद्र का सबसे उथला क्षेत्र होता है। निगमन तट की ऊंचाई विभिन्न महासागरों में भी भिन्न होती है। यह कहीं न के बराबर होती है तो कहीं 100 से 150 किमी तक हो सकती है। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे अधिक चौड़ाई वाला 1500 किमी है। महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई 800 किमी मानी गई है। महाद्वीपीय शेल्फ जिस तरह ढाल पर समाप्त होते हैं उसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। विभिन्न भौगोलिक कारकों जैसे अक्षांशीय स्थिति एवं तापमान, चट्टानी संरचना, विवर्तनिक प्रभाव, नदियों का प्रभाव आदि के चलते महाद्वीपीय मग्न तट कई तरह के होते हैं। उदाहरण स्वरूप हिमानी निर्मित मग्न तट, पर्वत
प्रवाल भित्ति निर्मित मग्न तट, नदी मुहाने पर निर्मित मग्न तट। यहाँ पर पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा बालू, बजरी, समुद्री खाद्य पदार्थ समेत अनेक समुद्री संसाधनों की भी प्राप्ति होती है। प्रमुख वैश्विक मत्स्य क्षेत्र जैसे डॉगर बैंक पश्चिम यूरोप, ग्रांड बैंक और जॉर्जेस बैंक उत्तर अमेरिका आदि इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत अवस्थित है। महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय शेल्फ एवं गहरे समुद्री मैदानों के मध्य के अंतर्गत तीव्र ढाल वाले अर्थात इन्हें जोड़ने वाले महासागरीय क्षेत्र को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। यह क्षेत्र शेल्फ अवकाश से आरंभ होकर 2 डिग्री से 5 डिग्री की ढाल प्रवणता के साथ महासागरीय बेसिन तक विस्तृत होता है। सामान्यतः इसकी गहराई 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक होती है। इसी के अंतर्गत कैनियन, गहरी गर्त एवं खाइयों जैसी समुद्री रचनाएं भी पाई जाती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में निरपेक्ष नहीं पाए जाते हैं। यह महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर विस्तृत है। महाद्वीपीय ढाल की सीमा समाप्ति के क्षेत्र में जो कम ढाल वाला क्षेत्र होता है तो जो कि अति तीव्र ढाल वाले महाद्वीपीय ढाल से अलग नजर आते हैं उसे महाद्वीपीय उत्थान कहते हैं। गहराई बढ़ते हुए यह क्षेत्र समतल रूप से महासागरीय नितल में मिल जाता है। गहरे समुद्री मैदान महासागरीय नितल के लगभग 75.9% भाग का विस्तृत गहरे समुद्री मैदान समतल प्रकृति के होते हैं। महाद्वीपीय उत्थान के पश्चात यह क्षेत्र आरंभ होता है। ये सागर तल से लगभग 3000 से 6000 मीटर की गहराई में विशाल क्षेत्र में विस्तृत होते हैं। इसका ढाल अत्यंत मंद होता है। ये मैदान गाद, मृत्तिका और महीन कणीय रूप अवसादों से ढके होते हैं। यह अवसादों की पर्याप्त आपूर्ति वाले महासागरों में यह मैदान अधिक विस्तृत होते हैं। महासागरों में दरारी मतभेदन द्वारा ज्वालामुखी क्रिया से इनका विस्तार सागर नितल प्रसरण भी होता है। इन्हीं मैदानों के अंतर्गत बीच बीच में ज्वालामुखी पर्वत एवं दीपक, कटक, गर्त, खाइयां, विभंग आदि कई सागरीय संरचना भी अवस्थित है। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहराई वाले हिस्से होते हैं। इनके अंतर्गत जलमग्न खाइयां तथा गर्तों को शामिल किया जाता है। सामान्यतः इनकी गहराई 3 से 5 किमी तक होती है। हालांकि कुछ महासागरीय गर्त बहुत अधिक गहरे होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर मैरियाना ट्रेंच की गहराई 11,022 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा स्थान है। इसकी रचना में प्लेट परिवर्तन की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें कभी प्लेटों का विसरण प्रमुख है, अर्थात विनाशात्मक प्लेटों के किनारे पर महासागरीय गर्त अधिकता में पाई जाती है। महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट टक्कर या महासागरीय प्लेट टक्कर से भारी प्लेट के धंसाव या हल्की प्लेट के सीमित उठाव से टक्कर वाले स्थानों पर गहरी गर्तों का निर्माण होता है। महासागरीय गर्त सामान्यतः महाद्वीपीय ढाल के आधार पर द्वीपीय चापों के नजदीक स्थित होती है। अब तक लगभग 57 महासागरीय गर्तों की पहचान कर ली गई है, जिससे सर्वाधिक 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में है। महासागरीय उच्चावच की अन्य लघु आकृतियां महाद्वीपीय मग्न तथा तट, महाद्वीपीय ढाल, समुद्री मैदान जहां महासागरीय नितल उच्चावच की प्रमुख एवं वृहद संरचनाएं हैं। इन्हीं के अंतर्गत कुछ अन्य लघु आकृति भी शामिल होती हैं, जो इस प्रकार हैं: जलमग्न कटक, समुद्री टीला, जलमग्न सपाट कैनियन, निमग्न द्वीप, प्रवाल द्वीप आदि। जलमग्न कटक महासागरों के अंदर प्लेटों के अपसरण से जो मैग्मा निकलता है उसे जमने के फलस्वरूप जलमग्न कटकों का निर्माण होता है। ये कटक सामान्यतः महासागर के मध्य में होते हैं, अतः इन्हें मध्य महासागरीय कटक भी कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, जो कि एस आकार के अटलांटिक महासागर को लगभग मध्य से पूर्व एवं पश्चिमी भागों में विभाजित करता है। इसके उत्तरी भाग में डॉल्फिन कटक तथा दक्षिणी भाग में चैलेंजर कटक कहा जाता है। कटकों के शिखरों की ऊंचाई सामान्यतः 2500 मीटर तक हो सकती है। जो शिखर समुद्री सतह तक पहुंच जाते हैं वह द्वीप के ऊपर सबसे में विकसित हो जाते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड, एजोर्स द्वीप आदि ऐसे ही जलमग्न कटक के उभार हैं। समुद्री टीला महासागरीय नितल के ऊपर उठे नुकीले शिखरों वाली पर्वतनुमा संरचना जो समुद्री सतह से नीचे ही रहती है। इस संरचना को समुद्री टीला या नितल पहाड़ी कहते हैं। ये ज्वालामुखी उद्गार द्वारा रचित होते हैं। इनकी ऊंचाई सामान्यतः 3000 से 4500 मीटर तक हो सकती है। प्रशांत महासागर में ऐसी सर्वाधिक आकृतियां हैं। उदाहरण स्वरूप हवाई द्वीप
समूह के विस्तार के रूप में एम्पेरर समुद्री टीला ऐसे ही एक समुद्री संरचना है जिनका शिखर नितल से 1000 मीटर ऊंचा उठा हो। उन्हें समुद्री पर्वत कहते हैं। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को गोयाट कहते हैं। जलमग्न कैनियन महाद्वीपीय निमग्न तट महाद्वीपीय ढाल एवं महाद्वीपीय उत्थान तक लंबवत काटती हुई कंदरा अनुमा गहरी एवं संकरी समुद्री घाटी आगार्ज जलमग्न कैनियन अथवा अंत सागरीय कंदरा कहलाती है। ये समुद्री कैनियन सामान्यतः तटरेखा के लंबवत एवं बड़ी नदियों के मुहाने पर पाई जाती हैं। इसकी गहराई 1 से 3 किमी तक हो सकती है। बेरिंग सागर अलास्का के पश्चिम में विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन जैसे जेमचुंग प्रीब्लॉक पाए जाते हैं। जलमग्न कैनियनों का निर्माण भूसंचलन में क्वार्ट नरी युग की नदियों के अवतलन एवं निमग्न होने या प्लेस्टोसीन हिमयुग में सागर तल की गिरावट इत्यादि कारणों को माना जाता है। हडसन कैनियन एवं कांगो कैनियन पश्चिम अफ्रीका विश्व के प्रसिद्ध जलमग्न कैनियन के उदाहरण हैं। गंगा एवं सिंधु नदियों के मुहाने पर भी क्रमशः बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में कैनियन का निर्माण होता है। निमग्न द्वीप ऐसे समुद्री टीले जिनके शिखर चपटे हों निमग्न द्वीप कहलाते हैं। यह समुद्री सतह से नीचे अवस्थित होते हैं अर्थात डूबे हुए रहते हैं। इनकी संरचना कर्मिक अवतल के द्वारा हुई है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक निमग्न द्वीप है। महासागर पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं जो इस प्रकार है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग का विस्तृत। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे विशाल एवं गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के समस्त महाद्वीपीय भाग के कुछ क्षेत्रफल से भी अधिक है तथा मध्य रेखा पर इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व 16,000 किमी से भी अधिक है। वही उत्तर में बेरिंग जल संधि प्रशांत आर्कटिक के मध्य से लेकर दक्षिण में एडे अंतरिप अटलांटिक के मध्य इसका विस्तार करीब 15,000 किमी है। इसके उत्तर में रूस एवं अमेरिका की भूमियों को विभाजित करती हुई बेरिंग जल संधि एवं आर्कटिक महासागर, जबकि दक्षिण में अंटार्कटिका है एवं पूर्व एवं पश्चिम से क्रमशः अमेरिका महाद्वीपीय वृहद भूमि का, उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भूमियां प्रशांत महासागर को घेरे हुए हैं। महाद्वीपीय मग्न तट प्रशांत महासागर को सामान्यतः कम विकसित निम्नमग्नों 5.7% वाला महासागर माना जाता है। अमेरिकी तटों से संबंधित मग्न तट बेहद कम चौड़े औसत 80 किमी है, पर यह प्रशांत एवं अमेरिकी प्लेटों के टक्कर से गर्तों का निर्माण हुआ है, जबकि इसके विपरीत एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के तटों के साथ निमग्न तट अधिक विस्तार वाले हैं। अटलांटिक द्वीपों के विशाल श्रृंखला से लेकर उतले सीमांत सागर उपस्थिति है। उत्तर से पूर्व की ओर बेरिंग सागर, ओखोत्स्क सागर, जापान द्वीप समूह, चीन, पूर्वी चीन सागर, ताइवान, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी तट पर न्यूजीलैंड तक विस्तृत है। इस समस्त क्षेत्र में मग्न तट की चौड़ाई 160 किमी से लेकर 1600 किमी तक है। कंटक नुमा संरचनाएं मध्य अटलांटिक कटक की तरह प्रशांत महासागर को मध्य से विभाजित करने वाला कोई मध्य महाद्वीपीय कटक नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें कहीं कहीं कटक की संरचनाएं स्थित हैं जिनमें प्रमुख संरचनाएं निम्नवत है: पूर्व प्रशांत महासागरीय कटक एवं एल्बेस्ट्रेक्स पठार, यह मध्य अमेरिका के पास अधिक विस्तृत संरचना है। उत्तरी पूर्वी भाग कॉकस कटक एवं दक्षिणी पूर्व भाग फेलिक्स जुआन फर्नांडीज कटक कहलाता है, जो कि चिली तट के समानांतर अवस्थित है। हवाई कटक, यह ज्वालामुखी कटक है जिस पर प्रसिद्ध हवाई एवं होनोलुलु द्वीप अवस्थित है। यह हवाईयन उभार के नाम से भी जाना जाता है। चाथम उभार न्यूजीलैंड के पश्चिम की ओर अवस्थित एवं दक्षिणी में न्यूजीलैंड पठार के रूप में नामित। तस्मानिया कटक, तस्मानिया के दक्षिण में अवस्थित मैकेवेरी वैलोनी कटक, सुदूर दक्षिण में अवस्थित गर्त, प्रशांत महासागर के पूर्व एवं पश्चिमी दोनों भागों के सीमांत विनाशात्मक प्लेट सीमा से संबंधित होने के कारण यहाँ पर कई गर्तें पाई जाती हैं।
स्मरणीय है कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों में इन गर्तों की अधिकता मिलती है। मैरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है। कर्मा डेक गर्त, एल्यूशियन गर्त, क्यूराइल गर्त, जापान गर्त, फिलिपाइन गर्त, अटाकामा गर्त, रिक्यू गर्त, नीरो गर्त, बुक्र गर्त, बैली गर्त, प्लारनेट गर्त आदि प्रशांत महासागर की प्रमुख गर्तें हैं। द्वीप प्रशांत महासागर में सर्वाधिक संख्या में लगभग 20,000 द्वीप स्थित हैं। अधिकतर द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे होते हैं। जापान, फिलीपींस, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड जैसे कुछ ऐसे बड़े महाद्वीपीय द्वीप कहलाते हैं। प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप, हवाई द्वीप उत्तरी प्रशांत के अंतर्गत हैं। पूर्वी प्रशांत के अंतर्गत एल्यूशन, ब्रिटिश कोलंबिया व चिली प्रमुख द्वीप है। प्रशांत महासागर के पश्चिम हिस्से में सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर प्लेटों की टक्कर से हुए वलैन के या ज्वालामुखी से निर्मित है। इससे क्यूराइल, जापान, फिलिपाइन, न्यूजीलैंड आदि समूहों में द्वीप पाए जाते हैं। बेसिन, एल्यूमिनियम बेसिन, एल्यूशन बेसिन, पूर्व व पश्चिमी कैरोलिन बेसिन, फिजी बेसिन, जेफरिन बेसिन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई बेसिन, दक्षिणी पूर्व प्रशांत बेसिन, पेरू चिली के पश्चिम में प्रशांत अंटार्कटिका बेसिन, प्रशांत के सीमांत सागर एवं खाड़ियां। अमेरिकी द्वीपों के अनुदैर्ध्य तटों के कारण प्रशांत महासागर के पूर्व में सीमांत सागर एवं खाड़ियों का सामान्यतः अभाव है। इस क्षेत्र में केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी तथा तटों एवं द्वीपों के मध्य जलमग्न भाग ही है। प्रशांत महासागर के अधिकांश सीमांत सागर एवं खाड़ियां इसके पश्चिमी हिस्से अर्थात एशियाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। इसमें उत्तर के दक्षिण बेरिंग सागर, ओखोत्सु सागर, जापान सागर, पूर्व चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, सेलिविड सागर, कारपेंटेरिया की खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के पास अराफोरा सागर, कोरल सागर, तस्मान सागर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मध्य तस्मानिया के नजदीक आदि प्रमुख अटलांटिक एवं अंत महासागर। पूर्व में यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीपों, जबकि पश्चिम में उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों के मध्य में अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के आकार में इस महासागर का विस्तार। इसके उत्तर में ग्रीनलैंड और तथा एवं आर्कटिक महासागर, जबकि दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर। यह महासागर पृथ्वी का 1/6वां भाग समाहित किए हुए है एवं विश्व के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर का आधा है। महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर सामान्य विस्तृत मग्न तटों से युक्त है, हालांकि इसमें पर्याप्त विविधता भी है। यह अटलांटिक महासागर के कुल क्षेत्र में 13.3% भाग का विस्तृत है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों ओर विशिष्ट है। उत्तर पश्चिमी यूरोप एवं उत्तर पूर्वी अमेरिका के तटों के पास मग्न तट, जहां 240 से 400 किमी तट चौड़े हैं। यही दक्षिणी अटलांटिक में विशेषता अफ्रीकी तटों के पास इनकी चौड़ाई 80 से 160 किमी ही है। मध्य अटलांटिक कटक को अटलांटिक महासागर की सबसे विशिष्ट संरचना माना जाता है। यह अटलांटिक महासागर के लगभग ठीक मध्य के उत्तर में आइसलैंड से शुरू हो एस की आकृति में दक्षिण में बोवेल्ट द्वीप के मध्य विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1450 किमी है एवं इसकी गहराई सागर तल से 4 किमी से नीचे नहीं जाती। हालांकि कहीं कहीं अधिक ऊंचाई एवं द्वीपों के समूह में भी नजर आता है। आइसलैंड, एजोर्स द्वीप आदि इसी तरह की संरचनाएं हैं। रोमांच ट्रेंच भूमध्य रेखा के नजदीक मध्य अटलांटिक कटक को डॉल्फिन उभार उत्तरी भाग एवं चैलेंजर उभार दक्षिणी भाग में विभाजित करता है। लगभग 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास यह कंटक सर्वाधिक छोटा है। यहाँ के इसे टेलीग्राफिक पठार का नाम दिया जाता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में 4 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास कंटक एक हिस्सा पश्चिम में अफ्रीका की ओर निकला हुआ है। इसे वाल्विश कटक का नाम दिया गया है। गर्त अटलांटिक महासागर में के रचनाकार प्लेट सीमा पर स्थित होने के कारण इसमें अधिक संख्या में समुद्री गर्त नहीं पाई जाती है। यहाँ पर मुख्यतः 2 गर्तें साउथ सैंडविच एवं प्यूर्टो रिको। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त अवस्थित है। द्वीप अटलांटिक महासागर में मुख्यतः एजोर्स का पाइको द्वीप, कैप वर्दे द्वीप, भूमध्य रेखा के नजदीक सेंट पॉल द्वीप आदि मध्य अटलांटिक कटक के उभरी हुई चोटियां हैं। इनके अलावा ब्रिटिश द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह, न्यू फाउंडलैंड आदि अटलांटिक के उत्तरी हिस्से के महत्वपूर्ण तटीय द्वीप हैं। बेसिन लैब्राडोर वेस्ट बेसिन उत्तर में ग्रीनलैंड के तट पर, दक्षिण में न्यू फाउंडलैंड उभार के मध्य अवस्थित है।
आइबेरियन बेसिन या उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागरीय बेसिन अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में एजोर्स द्वीप के उत्तर में 38 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य अवस्थित है। इसको आइबेरियन बेसिन भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय बेसिन उत्तरी अटलांटिक का सबसे बड़ा बेसिन। कैंप वर्दे बेसिन अफ्रीका के लाइबेरिया तट एवं मध्य अटलांटिक कटक के मध्य अवस्थित गिनी बेसिन भूमध्य रेखा के नज़दीक अफ्रीका का गिनी के तट के साथ अवस्थित उत्तर भाग सिएरा लियोन बेसिन भी कहलाता है। ब्राज़ील बेसिन लगभग भूमध्य रेखा से शुरू होकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का विस्तार ब्राज़ीलियन तट के सहारे कैप बेसिन अफ्रीका के पश्चिम में गिनी बेसिन के दक्षिण में अवस्थित अर्जेंटीना बेसिन दक्षिण अमेरिका देश अर्जेंटीना के तट पर मध्य अटलांटिक कटक के मध्य अवस्थित आगुलहास बेसिन दक्षिण अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप अशांतिप के दक्षिण में अवस्थित अटलांटिक के सीमांत सागर एवं खाड़ियाँ उत्तरी अटलांटिक में मग्न तटों के विस्तार एवं यूरोप के तटीय भागों में डूब जाने से महासागर खाड़ियाँ दक्षिण अटलांटिक की तुलना में अधिकता में पाए जाते हैं। मध्य अमेरिका क्षेत्र में अवस्थित कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर है। एक दूसरे स्थान भूमध्य सागर का है। काला सागर के भूमध्य सागर का सीमांत सागर माना जाता है। अटलांटिक के प्रमुख सीमांत सागर एवं खाड़ियाँ ग्रीनलैंड या यूरोप से जुड़े उत्तर एवं मध्य अमेरिका से जुड़े ग्रीनलैंड सागर बैफिन की खाड़ी नॉर्वे सागर लेब्राडोर सागर भूमध्य सागर कैरिबियन सागर इंग्लिश चैनल फंडी की खाड़ी ध्यातव्य है कि अफ्रीका महाद्वीप के तट पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत गिनी की खाड़ी स्थित है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी हिंद महासागर प्रशांत महासागर अटलांटिक की तुलना में बेहद छोटा एवं कम औसत गहराई लगभग 4000 मीटर वाला इस दृष्टि से इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अन्य कई मानकों के आधार पर भी कई महासागर को प्रशांत अटलांटिक के अंतर अलग माना जाता है, जैसे इसकी उत्तरी सीमा भू अवरुद्ध है, नितल एवं ऊंचावच की असमानताएं भी बेहद कम है, गर्तों का अभाव है, महासागरीय मग्न तटों की कमी है, सीमांत महासागरों की कमी संख्या की भी कम आदि भारतीय उपमहाद्वीपों की भौगोलिक अवस्थिति में चलते हिंद महासागर चित्र भुजाकार की अविशिष्ट आकृति में दिखाई देता है। भारत की लंबाई तटरेखा हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। भारत इनके शीर्ष पर अवस्थित है, जिनके कारण इस महासागर का नामकरण हिंद महासागर किया गया है। महाद्वीपीय निम्नमग्न तट हिंद महासागर में महाद्वीपीय निम्नमग्न तटों का विस्तार बेहद कम है। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत यह सर्वाधिक चौड़ाई में अफ्रीका तट विशेषकर मेडागास्कर के पास यह औसतन चौड़ा, जबकि पूर्व में जावा सुमात्रा एवं ऑस्ट्रेलियाई मग्न तट सबसे कम चौड़ाई के साथ अवस्थित है। औसतन 160 किमी दक्षिण भाग अटलांटिक महाद्वीप के अंतर्गत मग्न तट बेहद संकरा है। कटक हिंद महासागर का मुख्य कटक भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम सिरे से शुरू होकर दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप तक जाता है। यह द्वीप महासागर को पूर्वी एवं पश्चिमी विशाल बेसिनों में विभाजित करता है। इस मुख्य कटक से कई उपशाखाएं पूर्वी और एक पश्चिमी और अनियमित रूप से निकलती हैं, जिनको मिलाकर कटक को निम्नानुसार नाम दिए गए हैं। आरंभ में यह कटक लक्षद्वीप चागोस कटक कहलाता है। मालदीव एवं लक्षद्वीप इसी पर स्थित है। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास यह चारगोस सेट पॉल कटक अथवा मध्य हिंद महासागरीय उभार के रूप में नामित है। इसी को आगे बढ़ने एवं एम्स्टर्डम सेट पॉल पठार कहते हैं। दक्षिण में आगे चलकर यह 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पश्चिमी शाखा करगोलेन गॉर्सबर्ग कटक, जबकि पूर्वी शाखा इंडियन अंटार्कटिक कटक कहलाती है, जो कि अंटार्कटिका के मग्न तट में मिल जाती है। कुछ अन्य पूरक एवं स्वतंत्र कटक भी हिंद महासागर में अवस्थित है, जैसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार कटक 90 डिग्री पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत ही को सोकोत्रा चारगोस कटक, चार्ल्सबर्ग कटक, दक्षिणी मेडागास्कर कटक, प्रिंस एडवर्ड कोजेट कटक आदि। नोट: हिंद महासागर में मुख्यतः गर्तों का अभाव है। जावा द्वीप इंडोनेशिया के दक्षिण में ही इसको समानांतर रूप में सुंडा गर्त जावा गर्त अवस्थित है, जो कि 7258 मीटर गहरा है। इसके अतिरिक्त
टीना गर्त भी यही अवस्थित है। द्वीप हिंद महासागर में विभिन्न गर्त के निर्मित या उभरे हुए छोटे बड़े द्वीप अवस्थित हैं। ये द्वीप मेडागास्कर एवं श्रीलंका महाद्वीपों में ही विस्तृत भाग है यह एवं इन्हें महाद्वीपीय द्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा सुमात्रा, जंजीबार, कोमोरोस को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह म्यांमार के अराकान योमा पर्वत श्रेणी के जलमग्न भाग के उभरे हुए हिस्से हैं। चागोस, डियागो गार्सिया, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, करगोल, एलन व सेलिश द्वीप महासागरीय कटक के उभरे हुए हिस्से हैं। लक्षद्वीप एवं मालद्वीप को पवाल द्वीप की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मॉरिशस एवं क्यूनियन द्वीप ज्वालामुखी शंकु है। बेसिन अंडमान बेसिन बंगाल की खाड़ी में, अरब बेसिन अफ्रीका व भारत के तटों के मध्य कार्लसबर्ग कटक इसे दो भागों में बांटता है। ओमान बेसिन ओमान की खाड़ी के निकट, मॉरिशस बेसिन दक्षिण पूर्वी मेडागास्कर बेसिन, सोमालियन बेसिन उत्तर में, सुकोत्रा चारों तथा दक्षिण में सेशल्स कटकों द्वारा घिरी हुई है। नटाल बेसिन मेडागास्कर व दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के मध्य, आगुल हार्स बेसिन नटाल के दक्षिण में, कोकोस्किलिंग बेसिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई बेसिन तथा भारत ऑस्ट्रेलियाई बेसिन भी कहलाती है। इस पर कोकोस्किलिंग नामक द्वीप स्थित है। अटलांटिक हिंद अंटार्कटिक बेसिन अटलांटिक महासागर की अटलांटिक अंटार्कटिक बेसिन का विस्तृत भाग है। हिंद महासागर के सीमांत सागर एवं खाड़ियाँ हिंद महासागर के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी महाद्वीपों ढालों तीव्र है, जिसका कारण इनका प्राचीन गोंडवाना लैंड के पठारों से निर्मित होना है। अतः ऐसी स्थिति में हिंद महासागर में सीमांत सागरों का भी सामान्यतः अभाव है। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी को कई विद्वान सीमांत सागर नहीं मानते, ऐसा इनके आकार व अवस्थिति के चलते है। यहाँ लाल सागर एवं उथले गर्त के रूप में उपस्थित फारस की खाड़ी को ही हिंद महासागर के वास्तविक सीमांत सागर एवं खाड़ियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। महासागरीय जल का तापमान समुद्र का जल सौर विकिरण के ऊष्माप्रांत करके गर्म होता है, जिससे उसका तापमान बढ़ता है। समुद्र जल के तापमान के समय और स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है। महासागरीय जल का तापमान अगस्त में सर्वाधिक एवं फरवरी में न्यूनतम रहता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापमान नगण्य 1 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे एवं न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे रहता है। महासागरीय जल में तापमान का महत्व तापमान के अंतर में के कारण ही महासागरीय जल में संचयन होता है। समुद्री लहरें तथा धाराएं चलती हैं। समुद्री जल में के तापमान पर ही समुद्री जीव जंतु एवं वनस्पति निर्भर करते हैं। विश्व के अधिकांश मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में है जहाँ समुद्री जल का तापमान अनुकूलतम होता है। महासागरीय तापमान का वितरण महासागरीय जल के तापमान में वितरण के अक्षांशीय विस्तार के अलावा जल की गहराई को भी ध्यान में रखा जाता है। इस आधार पर दक्षागरीय तापमान का क्षैतिज एवं लंबवत दोनों प्रकार के वितरण का अध्ययन किया जाता है। महासागरीय जल के तापक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है। जल एवं स्थल के वितरण में असमानता। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता तथा दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता के कारण तापमान का वितरण में भिन्नता पाई जाती है। गर्म स्थलीय भाग में संपर्क के कारण महासागरीय भाग का अधिक ताप प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि महाद्वीपों के उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि अपेक्षाकृत ठंडे स्थलीय भाग महासागर के तापक्रम को घटा देते हैं। अक्षांश महासागरीय जल का तापमान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होता है, जब क्योंकि सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तेजी होती जाती है, जिसके कारण सूर्य तप की मात्रा भी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। महासागरीय धाराएं जिन क्षेत्रों में गर्म जल धाराएं प्रवाहित होती है वहाँ का तापमान अधिक तथा जिन क्षेत्रों में ठंडी जल धाराएं चलती हैं वहाँ का तापमान कम होता है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर की ठंडी धारा चलती है, जिनके कारण लगभग 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ही शीत ऋतु में समुद्री जल जम जाता है। इसके विपरीत यूरोपीय तट के साथ गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा बहती है और यहाँ पर समुद्री जल के तापमान को ऊंचा बनाए रखती है। अतः नॉर्वे के तट पर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भी समुद्री जल नहीं जमता। प्रचलित पवनें हवाओं की दिशाएं सागरीय सतह के तापमान को पर्याप्त प्रभावित करती है। अनुतरंगी तटीय पवनों से प्रवाहित महासागरीय जल की सतह पर तापमान अधिक तथा अप तटीय पवनों से प्रवाहित महासागरीय जल का तापमान कम होता है।
तटीय पवनों से प्रवाहित क्षेत्रों में अपवेलिंग के कारण सागर के आंतरिक भाग का ठंडा जल सतह पर आता है, जिससे सतही जल का तापमान कम हो जाता है। अनुतट पवन में से प्रभावित क्षेत्रों में गर्म जल के एकत्रीकरण से सतही जल के तापमान में वृद्धि पाई जाती है। लवणता, समुद्र जल के तापमान पर लवणता का भी प्रभाव पड़ता है। अधिक लवणता वाला जल अधिक ऊष्मा को ग्रहण करने में सक्षम होता है, अतः अधिक लवणीय जल का तापमान अधिक होता है। इसके विपरीत कम लवणता वाले क्षेत्रों में जल का तापमान कम होता है। महासागरीय तापमान में प्रभावित करने वाले अन्य कारक अंतःसागरीय घटकों की उपस्थिति के कारण उनके दोनों ओर के भागों के तापक्रम में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। स्थानीय मौसम संबंधी विविध दशाएं जैसे तूफान, चक्रवात आदि सागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। इसके द्वारा मुख्यतः दैनिक तापक्रम अधिक प्रभावित होता है। सागर की अवस्थिति तथा इसके आकार का सागरीय तापक्रम के वितरण में अधिक महत्व होता है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित सागरों का तापक्रम उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित सागरों की अपेक्षा अधिक होता है। महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण सामान्यतः विषुवत रेखा पर महासागरीय सतह का तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। वही ध्रुवों की ओर जाने का तापमान गिरावट दर्ज की जाती है। महासागरीय जल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस अक्षांश के पास 22 डिग्री सेल्सियस से 40 अक्षांश के पास 40 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस अक्षांश के पास 1 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों पर 0.0 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता के कारण दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में तापक्रम अधिक पाया जाता है। वही अत्यधिक वर्षा के कारण अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा पर न होकर उससे थोड़ा उत्तर में होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्त जलधाराओं के कारण भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जाने पर तापक्रम में गिरावट न्यून होती है। 50 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य भी 5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम अंकित किया जाता है, परंतु दक्षिणी अटलांटिक महासागर के तापक्रम में ध्रुव की ओर पर्याप्त गिरावट होती है। हिंद महासागर की सतह का अधिकतम तापमान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 25 डिग्री सेल्सियस अधिक अंकित किया जाता है। संपूर्ण महासागरों के औसत जल का औसत वार्षिक तापक्रम लगभग 17.2 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। महासागरीय जल के तापमान का लंबवत वितरण वायुमंडलीय तापमान के अनुकूल महासागरीय जल के तापमान में भी सतह से जल के आंतरिक परतों में जाने पर तापमान में कमी आती है, किंतु तापमान में आने वाली यह कमी अभी अक्षांशीय प्रदेशों में एक समान नहीं होती है। सामान्यतः सूर्य की किरणें महासागर के आंतरिक जलीय भाग में लगभग 200 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश कर पाती है। सौंदर्य तापीय वितरण के आधार पर ही लंबवत रूप में महासागरीय जल को 3 परतों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपरी परत, निचली परत, थर्मोक्लाइन परत। ऊपरी परत, इसका विकास सागरीय सतह से 500 मीटर गहराई तक तथा औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस परत का विकास विषुवत रेखीय प्रदेश में वर्ष भर तथा मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में केवल ग्रीष्म ऋतु में हो पाता है। थर्मोक्लाइन पर्वत यह एक संक्रमण परत है, इसके द्वारा ऊपरी परत निचली परत से अलग होती है। थर्मोक्लाइन पर्वत में गहराई के साथ तापमान में तीव्र गिरावट दर्ज किया जाता है। निचली परत, इस परत का विस्तार 1000 मीटर की गहराई से सागरीय तली पर होता है। इस परत से ने सभी अक्षांशों पर लगभग एक समान तापमान पाया जाता है। महासागरीय जल की लवणता सामान्य रूप में सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को भी लवणता कहते हैं। लवणता को प्रतिशत ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में दर्शाया जाता है। महासागरीय जल की लवणता का प्रमुख स्रोत पृथ्वी की भूप्रपट्टी में विद्यमान लवणीय पदार्थ है, जो अपरदन के विभिन्न कारकों जैसे पवनों, नदियों द्वारा सागर में ले जाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी से निकलने वाले राखों से भी कुछ लवण महासागरों को प्राप्त होता है। सागरीय जल का संगठन। सागरीय जल विभिन्न पदार्थों के सम्मिश्रण का प्रतिफल है, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुली हुई अवस्था में विद्यमान होते हैं। प्रमुख खनिज निम्न। लवण के प्रकार। कुल मात्रा प्रति 1000 ग्राम में। कुल लवणता का प्रतिशत। सोडियम क्लोराइड 27.213 77.8, मैग्नीशियम क्लोराइड 3.807 10.9, मैग्नीशियम सल्फेट 1.658 4.3, कैल्शियम सल्फेट 1.260 3.9,
3.6, पोटेशियम सल्फेट 0.863, 2.5, कैल्शियम कार्बोनेट 0.123, 0.3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.076, 0.2, मैग्नीशियम योग 35.000, 100.0। लवणता का महत्व। समुद्री जल की लवणता की संपीड़नता, घनत्व, सूर्य तप का अवशोषण, वर्गीकरण तथा आर्द्रता को निर्धारित करती। लवणता की मात्रा जल की बनावट तथा संचलन, जीव जंतुओं और प्लवकों के वितरण को भी काफी हद तक प्रभावित करती है। सागर का हिमांक लवणता पर आधारित होता है। अधिक लवण युक्त सागर देर में जमता है। लवणता अधिक होने से में पर वाष्पीकरण की कम होता है व सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। लवणता को प्रभावित करने वाली वर्षा, नदियों के जल तथा सागरीय हिम में पिघलने पर लवणता में ह्रास होता है। वाष्पीकरण, वायुमंडलीय उच्च वायु दाब एवं प्रतिचक्रवाती दशाएं के कारण सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में सागरीय जल के जमने तथा हिम के निर्माण में कारण सागरीय लवणता में नगण्य वृद्धि होती है। प्रचलित हवाओं एवं महासागरीय धाराओं के कारण महासागरीय लवणता में क्षेत्रीय भिन्नता होती है। सागरीय लवणता का वितरण। महासागरीय जल की औसत लवणता 35 डिग्री है परंतु प्रत्येक महासागर, झील, खाड़ी आदि में लवणता की मात्रा में अंतर पाया जाता है। लवणता में यह अंतर क्षैतिज एवं लंबवत दोनों रूपों में होता है। इसी तरह बंद एवं खुले सागरों में भी लवणता में अंतर पाया जाता है। लवणता का क्षैतिज वितरण। खुले सागरों की लवणता। महासागरों में कर्क एवं मकररेखा के पास के क्षेत्रों में लवणता की कमी मात्रा सबसे अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण वर्षा की मात्रा का वाष्पीकरण के दर में से कम होना है। आकाश के साफ रहने और वायु शुष्क होने के फलस्वरूप महासागरीय जल की वाष्पीकरण अधिक होता है, जिस कारण से इस क्षेत्र में लवणता की मात्रा 36 से 37 डिग्री के लगभग पाई जाती है। विषुवत रेखा के निकट लवणता की मात्रा कम होती है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा के कारण नदियां एवं वर्षा द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति महासागरों से होती रहती है। साथ ही मौसम आर्द्र होने की वजह से वाष्पीकरण भी कम होता है। अतः इस क्षेत्रों में लवणता 34 से 35 डिग्री रहती है। ध्रुवों के पास हिम पिघलने के स्वच्छ जल की आपूर्ति के कारण लवणता में और अधिक कमी आ जाती है। यहाँ 20 से 30% लवणता होती है। समस्त उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता 34 डिग्री पाई जाती है तथा दक्षिण गोलार्ध में 35 से 35 डिग्री रहती है। उत्तरी गोलार्ध में लवणता के कम रहने का प्रमुख कारण नदियों द्वारा निरंतर जल की आपूर्ति होता है। आशंकीय रूप से घिरे समुद्रों की लवणता भूमध्य सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में लवणता सामान्यतः से अधिक पाई जाती है। यहाँ 37 से 41% लवणता पाई जाती है। कैरेबियन सागर, बास जल डमरू मध्य एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी में सामान्य लवणता 35 डिग्री से 5 डिग्री पाई जाती है। काला सागर, बाल्टिक सागर, अखोत्सक सागर, दक्षिणी चीन सागर, अंडमान सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर आदि में लवणता सामान्य से भी कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा पर्याप्त जल आपूर्ति किया जाता है। साथ ही वाष्पीकरण में भी कम होता है। अंततः समुद्र एवं झीलों की लवणता। समुद्रों तथा झीलों की लवणता सामान्यतः बहुत अधिक होती है। यूएसए के ग्रेट सॉल्ट लेक में लवणता 220% पाई जाती है। जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर अवस्थित मर्द सागर में 238 डिग्री लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता तुर्की में वॉन झील 330 डिग्री में पाई जाती है। कैस्पियन सागर एक प्रकार की झील है, किंतु वृहद आकार होने के कारण इसे सागर की उपमा दी जाती है। इसकी लवणता औसत लवणता से भी कम। इसके उत्तरी भागों में लवणता की मात्रा दक्षिणी भागों में अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, क्योंकि इसमें वोल्गा या यूराल नदियों द्वारा बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। महासागरीय लवणता का लंबवत वितरण। महासागरीय लवणता में होने वाले परिवर्तन महासागरीय सतह की विशेषता है, किंतु गहराई में लवणता का स्तर नियमित रहता है, क्योंकि यहाँ पर जल का ह्रास एवं नमक की मात्रा में वृद्धि होती है। महासागरीय जल में सतह से गहराई में जाने पर सामान्यतः लवणता में कमी आ जाती है, किंतु यह सर्वत्र एक समान नहीं होती है। भूमध्य रेखा में वर्षा के रूप में स्वच्छ जल की आपूर्ति से ऊपरी परत में लवणता औसत लवणता में कम 34 डिग्री पाई जाती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में जल के हिम में परिवर्तित होने से गहराई के साथ जल की लवणता में वृद्धि होती है। महासागरीय जल में 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है। इस परत को हेलोक्लाइन की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार महासागर के ऊपरी परत में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, किंतु गहराई में जाने पर क्रमशः लवणता में कमी होती जाती है। महासागरीय निरपेक्ष। महासागरीय नितल पर
विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अवशोधों में जमाव को महासागरीय निरपेक्ष कहते हैं। चट्टानों के निरंतर अपक्षीय एवं अपरदन के उपलब्ध अवसादों में तथा जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों से समुद्री निरपेक्ष का निर्माण होता है। मरे में महासागरीय निरपेक्ष के विषय में निम्नलिखित वर्गीकृत प्रस्तुत किया है। महासागरीय निरपेक्ष जलीय भूमिज निरपेक्ष, ज्वालामुखी निरपेक्ष, जैविक निरपेक्ष, अकार्बनिक अजैविक निरपेक्ष, स्थलीय भूमिज निरपेक्ष, बजरी, रेत, सिल्ट, मत्रिका पंख, नीली पंख, हरी पंख, लाल पंख, जैविक निरपेक्ष, नेरिटिक निरपेक्ष, पैलोजिक निरपेक्ष, चूना प्रधान ऊर्ज, सिलिका प्रधान ऊर्ज, टेरोपोड पक ऊर्ज, गैलोबिजेरिना पक ऊर्ज, रेडियोलेरियन पक ऊर्ज, डाइटम पक ऊर्ज, लाल मृत्तिका, उल्का धूल। स्थल जनित निरपेक्ष, स्थलीय भाग के अपरदन एवं अपसरण से प्राप्त पदार्थ स्थल जनित निरपेक्ष होते हैं। स्थल जनित निरपेक्ष मुख्य महासागरीय, मग्न तट तथा महाद्वीपीय ढलान पर ही पाए जाते हैं। हालांकि कहीं कहीं ये गहरे समुद्रों में भी मिलते हैं। कणों के आकार पर, रासायनिक संगठन एवं उनकी बनावट के आधार पर स्थलीय निरपेक्ष में क्रमशः बजरी, रेत एवं पंख, नीली, लाल, हरा पंख के वर्गीकृत किया जा सकता है। ज्वालामुखी निरपेक्ष, ज्वालामुखी क्षेत्रों में महाद्वीपों, मग्न तट तथा ढाल का निरपेक्षित अधिकांश निरपेक्ष मुख्य ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न अवसाद ज्वालामुखी से निकलने पदार्थ यांत्रिक एवं रासायनिक अपक्षय से प्रभावित होता है। ये अपक्षयित पदार्थ बहते जल एवं पवन द्वारा महासागर तल ले जाए जाते हैं। ज्वालामुखी निरपेक्ष का जमाव नीली पंख के समान होता है या इनका रंग भूरा और काला होता है। जैविक निरपेक्षित महासागरीय मग्न असंख्य पौधे एवं जंतुओं के आवास होते हैं। ये जीव अपने रहने के लिए विभिन्न प्रकार के खोल बनाते हैं। इन जीवों के मरने के उपरांत इसके खोल या अस्थिपंजर महासागरीय नितल पर जमा होते हैं। वनस्पतियां भी सड़ गलकर नितल पर एकत्रित होती जाती है। इसको मुख्य दो वर्गों में रखा जाता है, नैरेटिक निरपेक्ष, पैलेजिक निरपेक्ष। नैरेटिक निरपेक्ष सागरों में जीव जंतुओं के अवशेषों को नैरेटिक पदार्थ कहते हैं। इसके जमाव से जो निरपेक्ष बनते हैं उनको नैरेटिक निरपेक्ष कहते हैं। ये निरपेक्ष मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तटों पर मिलते हैं। इनमें मोलिस्टिक जैविक के अवशेष, अस्थिपंजर, चूना प्रधान और अम्ल प्रधान वनस्पति के अवशेष शामिल किए जाते हैं। पैलेजिक निरपेक्ष जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये समुद्री जंतुओं तथा पौधे के अवशेष होते हैं और अंशतः पवन द्वारा लाई गई ज्वालामुखी धूल से बने होते हैं। चूना एवं सिलिका की मात्रा के आधार पर इनके दो उपवर्ग क्रम से चूना प्रधान ऊर्ज तथा सिलिका प्रधान ऊर्ज हैं। मोलस्का वर्ग के जीवों को कैल्शियम युक्त कवचों के निरपेक्ष में शामिल किया जाता है, जिन्हें टेरोपोड ऊर्ज कहते हैं। गैलोबिजेरिना जीवों के निरपेक्ष में गैलोबिजेरिना ऊर्ज कहते हैं। इन निरपेक्षों में कैल्शियम की मात्रा लगभग 64% तक होती है। महासागरीय जल संचलन समुद्र जल का स्थिर न होकर गतिशील होता है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, लवणता, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल की गति प्रदान करते हैं। यह क्षितिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों ही दिशा में गतिमान होता है। महासागरीय तरंगें और धाराएं जल की क्षैतिज गतियां एवं महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार प्रवाह करती हैं। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित तरंगे महासागरीय सतह के दोलायमान गति है। इसमें सागरीय जल स्तर ऊंचा एवं नीचा होता है, परंतु अपने स्थान पर बहकर अन्य स्थान पर नहीं जाता है। तरंग बनने के कारण वायुमंडलीय परिसंचरण एवं हवाई सागर तटीय क्षेत्रों में जल में भूस्खलन, तली में विवर्तन की घटनाएं यथा वर्षण, संप्रेक्षण आदि, सागरीय तलों में अंतरसागरीय भूकंपों का आना, सागरीय तली में ज्वालामुखी का उद्भेदन, चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्व बल, चक्रवात आदि। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। धाराओं की उत्पत्ति के कारण महासागरीय धाराएं महासागरों में कई कारकों को सम्मिलित प्रयासों से उत्पन्न होती है। इसमें कुछ धाराएं महासागरीय विशेषताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है तो कुछ पृथ्वी के घूर्णन गति तथा उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होती है। महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने वाले कारक, पृथ्वी की परिभ्रमण, घूर्णन से संबंधित कारक, कोरियोलिस बल
एकमेन स्पाइरल महासागरों से संबंधित कारक तापमान में विविधता, घनत्व में विविधता, लवणता में विविधता, बाह्य महासागरीय कारक, वायु दाब तथा हवाई वाष्पीकरण तथा वर्षा, महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, तट की दिशा तथा आकार, तलीय आकृतियां, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण घूर्णन, पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन से संबंधित कारक। दरअसल पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर गति करती है। इस गति के कारण महासागरीय जल में पृथ्वी की गति के विपरीत गति पूर्व में पश्चिम की ओर उत्पन्न होती है, जिससे विषुवत-रेखीय धारा की उत्पत्ति होती है। वास्तव में कभी कभी कुछ महासागरीय जल पृथ्वी की गति की दिशा के साथ अग्रसर हो जाता है, जिससे पृथ्वी विषुवत रेखीय धारा उत्पन्न होती है। एक और जहां महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ चलने पर अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, तो दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ चलने पर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। महासागरों से संबंधित कारक। महासागरीय जल के तापमान, लवणता एवं घनत्व में विविधता से भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तापमान में विविधता। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत सीधी पड़ती हैं, जिससे महासागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है तथा महासागरीय जल का घनत्व कम हो जाने से विषुवत रेखीय जलधारा के रूप में जल में गति प्रारंभ हो जाती है। लवणता में विविधता। लवणता में विविधता के कारण अधिक लवणीय महासागरीय जल का घनत्व अधिक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह नीचे की ओर बैठ जाता है। महासागर के दूसरे भाग में जहां लवणता कम होती है, उसका घनत्व भी कम होता है। कम लवणीय जल अधिक लवणीय जल की ओर गति करने लगता है, जिससे महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। घनत्व में विविधता। महासागरीय जल के घनत्व में विविधता कई कारणों से होती है, जिसमें तापमान, लवणता, दाब तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हिम पिघलने से भी घनत्व के अंतर आता है, जिसके कारण महासागरीय जल में गति होती है। बाह्य महासागरीय कारक। महासागर के जल पर विविध दशाओं का प्रभाव होता है, जिसमें वायु दाब, हवाई वाष्पीकरण तथा वर्षण इत्यादि। वायु दाब तथा हवाई। महासागर के जल में जहां वायु दाब अधिक होती है, वहां पर सागरीय जल का तल नीचे होता है तथा जहां वायु दाब कम होता है, वहां पर सागरीय जल का तल ऊंचा होता है। इसके कारण कम वायु दाब के क्षेत्र में जल अधिक वायु दाब की ओर गति करने लगता है, जिससे धाराएं उत्पन्न होती है। प्रचलित तथा सनातनी हवाओं के कारण भी महासागरीय जल में धाराएं उत्पन्न होती हैं। जब हवाएं सागर से होकर चलती हैं, तो रगड़ घर्षण के साथ अपने साथ सागरीय जल को भी ले जाती हैं, जिससे धाराएं की उत्पत्ति होती है। महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म एवं ठंडी जल धाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। गर्म धाराएं। जो धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती है, उन्हें गर्म धाराएं कहते हैं। इनके जल का तापमान गर्म में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये जल धाराएं जिन क्षेत्रों की ओर चलती है, वहां का तापमान बढ़ा देती हैं। ठंडी धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं। ये प्राय ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं, वहां के तापमान को कम कर देती हैं। प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तरी विषुवत धाराएं। यह धारा पूर्व से पश्चिम की ओर महासागर के आर पार बहती है। यह धारा जैसे जैसे पश्चिम की ओर बहती है, इसके आयतन में वृद्धि होती जाती है। यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई फिलीपाइंस द्वीप समूह तक पहुंचती है। यह धारा हमेशा विषुवत रेखा के उत्तर में ही प्रभावित होती है। क्यूरोशिवो धारा। उत्तरी विषुवतीय धारा फिलीपाइन द्वीप के साथ ताइवान तथा जापान के तटों के साथ लगते हुए उत्तर की ओर बहती है, जिसको क्यूरोशिवो धारा कहते हैं। यह एक गर्म जलधारा है। यह उत्तरी विषुवतीय धारा का ही अग्र विस्तार है। उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह जापान के दक्षिणी पूर्व तट पर पहुंचने के बाद क्यूरोशिवो धारा प्रचलित पछुआ पवनों के प्रभाव से महासागर के पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। इस कारण इसको उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह नाम दिया गया है। उत्तरी प्रशांत धारा उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर दो शाखाओं में बंट जाती है। कैलिफोर्निया की धारा दक्षिण की ओर मुड़ने वाली शाखा कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ बहती है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। यह जलधारा मोजाबे व सोनोरन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। ब्रिटिश कोलंबिया या अलास्का की गर्म जलधारा उत्तरी प्रशांत धारा की उत्तर की ओर जाने वाली शाखा वार्मावर्त मुड़ते हुए ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का के तट पर बहती है, इसलिए इसे ब्रिटिश कोलंबिया अथवा अलास्का की धारा कहते हैं। यह धारा निचले अक्षांशों में आकर उत्तरी विषुवतीय धारा से मिल जाते हैं।
ओ या सी ओ ठंडी जलधारा यह बेरिंग जल डमरू मध्य से शुरू होकर कम चटका प्रायद्वीपीय के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। ओखोत्स्क ठंडी जलधारा अथवा क्यूराइल जलधारा या ओखोत्स्क सागर से शुरू होकर सखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप के पास ओयाशिवो धारा के साथ मिल जाती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा या पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एक गर्म जलधारा या पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल के प्रभाव से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया से पूर्वी तट के साथ साथ बहने लगती है। दक्षिण प्रशांत जलधारा तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पश्चिम से पूर्व बहने लगती है। यहाँ इसे दक्षिणी प्रशांत धारा कहा जाता है। पेरू ठंडी जलधारा दक्षिणी प्रशांत धारा दक्षिण के तट पर पहुंचकर दक्षिण में उत्तर की दिशा में पेरू तट के समानांतर बहने लगती है, जो अंत में दक्षिणी विषुवत धारा में विलीन हो जाती है। इसे हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। यह जलधारा अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में उत्तरदायी कारकों में से एक है। प्रति विषुवतीय जलधारा विषुवत रेखा के दोनों और उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं द्वारा प्रशांत महासागर के पश्चिम भाग में विशाल जल राशि के एकत्रित होने से पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रति विषुवतीय जलधारा का जन्म होता है। एल नीनो एवं ला नीना। एल नीनो एवं ला नीना का एक मौसमी परिघटना है। एल नीनो की उत्पत्ति का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि या ला नीना का संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि से है। एल नीनो रूपी गर्म जलधारा के प्रभाव से पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप पेरू के तट पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जिससे सागर तटीय भाग हरे भरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र एवं एल नीनो का विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे मछलियां, प्लैंकटन व अन्य समुद्री जीव जंतु मरने लगते हैं। एल नीनो के प्रभाव से पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र से अतिवृष्टि तथा पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका प्रतिकूल प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया के मानसून पर भी पड़ता है, जिससे इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश आदि देशों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। जब पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो ला नीना की उत्पत्ति पश्चिमी प्रशांत महासागर में होती है। ला नीना के प्रभाव से एल नीनो का ठीक विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे पुनः सामान्यतः मौसमी दशाओं का जन्म होता है। एल नीनो की शिशु तथा ला नीना की उनकी छोटी बहन के रूप में मान्यता दी जाती है। अटलांटिक महासागर की धाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा या विषुवत रेखा के समीप उत्तर में सन्मार्गी पवनों के प्रभाव में पूर्व में अफ्रीका के तट पर पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती है। एंटीलीज गर्म जलधारा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा का विभाजन दो शाखाओं में हो जाता है। इसकी उत्तरी शाखा उत्तरी विषुवत धारा में मिल जाती है और अरेबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है, जिसे कैरेबियन सागर में कैरेबियन जलधारा कहते हैं। इसका विशेष भाग पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर एंटाइलिस या एंटीलीज धारा के नाम से प्रवाहित होता है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतीय धारा का कुछ भाग मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है। खाड़ी से जल की धारा फ्लोरिडा के मुहाने से होकर बाहर खुले महासागर में निकलती है। यहाँ एंटीलीज की धारा इसे मिलती है। फ्लोरिडा अंतरीप में यह सम्मिलित धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बहने लगती है। इसे हैटरस अंतरीप तक फ्लोरिडा धारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा हैटरस अंतरीप के आगे ग्रांड बैंक का फ्लोरिडा धारा में गल्फ स्ट्रीम धारा कहते हैं, जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के ग्रांड बैंक का इसी नाम से बहती है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा यह धारा बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जल डमरू मध्य के लेब्राडोर तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तथा ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारे पर पूर्व ग्रीनलैंड धारा में से मिलती है। आगे यह संयुक्त जलधारा न्यू फाउंडलैंड तक से होती हुई ग्रैंड बैंक के पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा से मिल जाती है। यहाँ पर इनके मिलने से ताप व्यतिक्रमण के कारण घने कोहरे का निर्माण होता है, जो सागरीय यातायात के बाधा
बाधा उत्पन्न करता है। लेब्राडोर ठंडी और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराओं के मध्य उत्प्लावन के कारण प्लैंकटन की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे मछलियों को पर्याप्त आहार की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि यहाँ पर ग्रांड बैंक, जॉर्जेस बैंक जैसे महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्रों का विकास हुआ है। उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा ग्रांड बैंक में गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवन के प्रभाव से आकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और अटलांटिक महासागर के आसपास उत्तर अटलांटिक प्रवाह के रूप में बहने लगती है। नॉर्वे गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में पहुंचकर उत्तरी अटलांटिक धारा दो भागों में बंट जाती है। इसकी मुख्य धारा ब्रिटिश द्वीप समूह से होती हुई नॉर्वे तट पर पहुंच जाती है। यहाँ इसे नॉर्वे की धारा कहते हैं। इससे आगे यह आर्कटिक महासागर में प्रवेश करती है। कनारी ठंडी जलधारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप तक पहुंचती है। यह अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है। कनारी द्वीप से आगे बहते हुए यह धारा विषुवत-रेखीय धारा से मिल जाती है। किनारी की ठंडी जलधारा सारा मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत-रेखीय गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा द्वारा जल का एक प्रति चक्रवातीय प्रवाह क्रम का निर्माण होता है, जिसमें शांत और गतिहीन जल पाया जाता है। यहाँ पर सारगेसो गैस की अधिकता होती है, जिसके कारण इस भाग को सारगेसो सागर कहते हैं। सारगेसो सागर के जल में अटलांटिक महासागर के सर्वाधिक लवणता 37% पाई जाती है। इसका मुख्य कारण उच्च तापमान तथा अत्यधिक वाष्पीकरण है। इसे महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। दक्षिण विषुवतीय गर्म जलधारा। यह धारा विषुवत रेखा के दक्षिण में उसके समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ब्राजील गर्म जलधारा। ब्राजील धारा उच्च तापमान तथा उच्च लवणता वाली गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण विषुवतीय जलधारा के विभाजन तथा उसके दक्षिण की ओर मुड़ जाने से होती है। इसका प्रवाह ब्राजील के तट के समानांतर होता है। फॉकलैंड ठंडी जलधारा। ठंडी जल की धारा दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह अपने साथ अंटार्कटिका के क्षेत्र में हिमखंड दक्षिण अमेरिका तट तक ले आती है। फॉकलैंड धारा तथा ब्राजील धारा के मिलने से इस क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहता है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह तीव्रगामी पछुआ पवनों के प्रभाव से ब्राजील धारा तथा फॉकलैंड धारा का संयुक्त जल पश्चिम से पूर्व की ओर ड्रिफ्ट के रूप में बहने लगता है। इसे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, अंटार्कटिका प्रवाह आदि नामों से जाना जाता है। बेंगुला धारा। यह ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। यह जलधारा कालाहारी मरुस्थल के उत्तर के कारकों में से एक है। हिंद महासागर की धाराएं। उत्तरी पूर्वी मानसून। शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, जिस कारण उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान सोमाली के मध्य पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली उत्तरी पूर्वी मानसून धारा का उद्भव होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव से जल का प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होने लगता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून नामक धारा का जन्म होता है। यह धारा अफ्रीका के पूर्व भाग में उत्पन्न होकर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। दक्षिणी विषुवतीय धारा। दक्षिणी हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं के मौसमी परिवर्तन का प्रवाह धाराओं का अत्यंत कम होता है। यह धारा ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीकी के तटों के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मोजाम्बिक गर्म जलधारा। दक्षिणी विषुवत धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर बहती है, जो मोजाम्बिक धारा कहलाती है। मेडागास्कर गर्म धारा। मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा की दूसरी शाखा को मेडागास्कर धारा कहते हैं। अगुलहास गर्म धारा। मोजाम्बिक धारा तथा मेडागास्कर धारा मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मिल जाती है तथा संयुक्त रूप से प्रवाहित होती है। इस संयुक्त धारा को ही अगुलहास धारा के नाम से जाना जाता है। यह जलधारा आगे चलकर पछुआ पवन प्रवाह में मिल जाती है। पछुआ पवन प्रवाह। यह धारा हिंद महासागर के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा। पछुआ
पवन प्रवाह की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बहती हुई निकल जाती है और दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इस दूसरी शाखा को पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा कहते हैं। अंततः यह धारा आगे चलकर दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाती है। यह धारा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक मानी जाती है। प्रवाल एवं प्रवाल वित्तीय प्रवाल, जिसे मूंगा या कोरल भी कहते हैं, एक प्रकार का छोटा समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार का पादप शैवाल रहता है जिसे जुक्सान्थलाई शैवाल कहते हैं। यह शैवाल प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन बनाता है तथा अपना विकास करता है। संबंधित प्रवाल की सकल भोजन मांग के लगभग 60% भाग की आपूर्ति करता है। प्रवाल से 40% आहार की आपूर्ति जंतु प्लैंकटन का शिकार करके करते हैं। प्रवाल वित्तीय एक प्रकार की कैल्शियम युक्त चट्टान है जो पॉलिप या प्रवाल नामक सूक्ष्म समुद्री जीव के अस्थिपंजर से बनते हैं। पॉलिप जीव के मरने के पश्चात इसके खोल समुद्री तल पर जमा हो जाते हैं। इस अवशेष पर एक के बाद एक जीवों के समूह पैदा होते रहते हैं, मरते जाते हैं और कालांतर में उनके अवशेषों के भी इसी के ऊपर जमा होते जाते हैं। इस प्रकार इनकी कई परतें जमा होती जाती हैं। धीरे धीरे ऊपरी दबाव के कारण यह पत्थर की भांति कठोर हो जाती है। प्रवाल चट्टानों के निरपेक्ष में प्रवाल की निरंतर वृद्धि होती रहती है। कुछ समय के बाद यह समुद्री जल स्तर के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। कुछ फलतः प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। प्रवाल के विकास की दशाएं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागरों में ही पाए जाते हैं क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए अनुकूलतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकांश प्रवाल 25 डिग्री उत्तरी से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्रों में पनपते हैं। प्रवाल के विकास के लिए सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होना चाहिए। 200 से 250 फीट की गहराई में प्रवाल मर जाते हैं क्योंकि इसके नीचे वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। प्रवाल के विकास के लिए अवसाद रहित स्वच्छ जल होना चाहिए क्योंकि अवसादों के कारण प्रवाल का मुख बंद हो जाता है, इसलिए इसका विकास नदी के मुहाने के समीप नहीं हो पाता। प्रवालों की उत्पत्ति और विकास के लिए अत्यधिक लवणता वाला जल हानिकारक होता है। प्रवाल के समुचित विकास के लिए 27 से 30% लवणता अति उत्तम मानी जाती है। सागरीय तरंगें एवं जलधाराएं प्रवालों के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इनके द्वारा प्रवालों के लिए भोजन लाया जाता है। यही कारण है कि मंद सागरों में कम प्रवाल पाए जाते हैं। प्रवाल झुंड तथा समूह बनाकर रहते हैं, अतः वे उन्हीं समुद्रों में ज्यादा पनपते हैं जहाँ का जल ज्यादा शांत होता है। प्रवाल भित्ति के प्रकार, स्थिति और आकार के अनुसार इन्हें निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अवरोधक प्रवाल भित्ति। यह प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी एवं अधिक विस्तृत होती है। महाद्वीपों के निकट स्थित बड़े निमग्न स्थलों तथा समुद्री चबूतरों पर इनका आधार पाया जाता है। इनकी ढाल सागरीय क्षेत्रों की ओर तीव्र होती है। इनका सबसे उत्तम उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समीप स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है, जो विश्व में सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति महासागरीय एवं द्वीप किनारों पर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्तियों को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। इनका सागरवर्ती भाग खड़ा तथा तीव्र ढाल वाला, स्थलोन्मुख भाग मंद ढाल वाला होता है। इस प्रकार की प्रवाल भित्तियों का धरातल असमतल तथा असमान होता है। स्थल के मुख्य भाग तथा प्रवाल भित्ति के मध्य छिलछिले लेगून का विकास होता है जिसे बोल्ट चैनल कहते हैं। स्काउ द्वीप समूह, दक्षिणी फ्लोरिडा तट और मलेशिया के द्वीपों में हमारे तटीय प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। वलयाकार प्रवाल भित्ति एटॉल्स। इस प्रकार की भित्ति का आकार घोड़े की नाल अथवा अंगूठी के समान वलयाकार होता है। इस भित्ति के मध्य में छिलछिली झील लेगून पाई जाती है। किसी जलमग्न पठार के ऊपर गोलाकार एवं अंडाकार रूप में अथवा किसी द्वीप के चारों ओर इसका विकास होता है। ये वलयाकार भित्ति समुद्र की सतह से ऊपर की ओर इनका कोई न कोई भाग अवश्य खुला होता है, परंतु ये सागर से सैकड़ों मीटर दूर स्थित होती है। प्रशांत महासागर में फिली एटॉल्स एवं फूटी एटॉल्स अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रवाल द्वीप मुख्य महाद्वीपों से दूर समुद्र के बीच अलग अलग स्थानों पर प्रवाल चट्टानों के चबूतरे बन जाते हैं। जब कभी ये भूगर्भिक उत्थान के कारण समुद्र तल के ऊपर उठ जाते हैं तो इन्हें प्रवाल द्वीप कहा जाता है। द्वीपों की रचना में प्रवाल के अलावा रेत, गोलाश्म व अन्य कैल्शियमी जीवों के निरपेक्षों का भी उप सहयोग रहता है। ग्रीन द्वीप, लक्षद्वीप,
कैप्रिकॉर्न आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं। परवाल विरंजन। परवाल विरंजन का सामान्यतः अर्थ होता है शैवाल का श्वेत रंग का होना। इस प्रक्रिया में परवाल समूह और सूक्ष्म शैवाल जुक्सानथलाई के बीच संबंध टूट जाते हैं, जो परवालों को उनका अधिकतर रंग प्रदान करते हैं। इस प्रकार शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया न होने के कारण उन पर आरक्षित परवाल मर जाते हैं। परवाल विरंजन के कारण परवाल विरंजन परवालों की एक सामान्यकृत दबाव की प्रतिक्रिया है। इसका कारण जैविक और अजैविक कारकों की संख्या हो सकती है, जिसमें शामिल है जल के तापमान में कमी या वृद्धि होना, आमतौर पर अधिक सौर विकिरण में वृद्धि होना, स्वच्छ जल की ज्यादा आपूर्ति, संक्रामक रोगों की अधिकता, कोरल प्लेग लवणता में परिवर्तन, अवसादों की मात्रा में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठने से। अभ्यास प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान या युगांडा? ए. कैमरून। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ध्रुवीय हिमचंद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल दोनों सही, न तो एक और न ही दो। उत्तर बी, केवल दो। महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? OMT को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, बी केवल दो, सी एक, दो और दोनों, डी न तो एक और न ही दो। उत्तर 3, बी केवल दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व की सर्वाधिक परवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की 1/3 से अधिक परवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्यीय क्षेत्रों में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय वृक्षावनों की अपेक्षा परवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती हैं, जिसमें शामिल है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, बी केवल तीन, सी एक और तीन, डी एक और दो, तीनों सही। उत्तर डी तीनों सही। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, वायु 1, नंबर 2 वायु दाब और हवा, नंबर 3 महासागरीय जल का घनत्व, नंबर 4 पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? केवल एक और दो, बी 1, 2, 3, सी 1 और 4, डी 2, 3, 4। उत्तर बी 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। यदि सूर्य पृथ्वी पर तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वर की स्थिति है। सही है। सी बेंगुला प्रशांत महासागरीय की एक ठंडी धारा है। डी पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद एक ज्वार आता है। 6 उत्तर ए महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं की अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अंगुलहास धारा, क्यूराइल धारा। उत्तर सी अंगुलहास। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? ए कनारीज, बी हम्बोल्ट, सी ओराशियो, डी अंगुलहास। 8 उत्तर डी अंगुलहास। सोंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? ए जावा, बी मालदीव, सी सुमात्रा, डी मॉरिशस। उत्तर सी सुमात्रा। 10 अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में, बी आर्कटिक महासागर में, सी भारतीय महासागर में, डी पैसिफिक महासागर में या उपयुक्त में से कोई नहीं। 10 सी। उत्तर सी। नाइटिस्ट रिज 90 डिग्री पूर्व रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी हिंद महासागर। उत्तर 11 डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी ग्रह उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल, मीठा पानी,
कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल लवण जल मीठा पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ, छत्रक और हिमनदों के अवसाद है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, दोनों, न तो एक और न दोनों, केवल एक। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। नंबर 13, उत्तर सी प्रशांत महासागर। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक से डायनोमेटिना परिखा स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी उत्तरी ध्रुवीय महासागर। उत्तर सी हिंद महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? 15। उत्तर ए कनारी धारा, बी बेंगुला धारा, सी अंगुलहार्स धारा, डी ब्राजील धारा। उत्तर बी बेंगुला धारा। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? ए पेरुविलियन हम्बोल्ट, बी क्यूरोशिरो, सी गल्फ स्ट्रीम, डी ब्राजील। उत्तर ए पेरुविल हम्बोल्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। 3 महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा संचलायमान होती हैं। 4 महासागरीय धाराएं महासागर संपूर्ण द्वारा प्रभावित होती हैं। इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? ए 1 और 2, बी 2, 3, 4 और सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4। उत्तर डी 1, 2, 3, 4। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ए बाल्टिक सागर में, बी श्याम सागर में, सी मर्त सागर में, डी लाल सागर में। उत्तर सी मर्त सागर में। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धारा के एक पूर्ण वर्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? ए बेंगुला, बी ब्राजील, सी कनारी, डी पश्चिमी पवन प्रवाह। उत्तर सी कनारी। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? कैल्शियम सल्फेट, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम सल्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। उत्तर डी सोडियम क्लोराइड। अंगुलहार्स धारा चलती है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, डी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। उत्तर ए हिंद महासागर में। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है बेंगुला, बी ब्राजीलियन, सी दक्षिणी भूमध्य रेखीय, डी पेरुवियन। उत्तर डी पेरुवियन। अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा। समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी है? विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन करें। नंबर 2, महासागर धाराएं और जलराशियां समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभाव में किस प्रकार परस्पर भिन्न है? उपयुक्त उदाहरण दीजिए। नंबर 3, महासागरीय लवणता में विभिन्नता के कारण बताएं तथा इनके बहुआयामी प्रभाव की विवेचना कीजिए। नंबर 4, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए। वे प्रादेशिक जलवायु, समुद्री जीवन तथा नौचालन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? नंबर 5, उत्तरी आंध्र महासागर की जलधाराओं पर उनके उत्पत्ति के कारण सहित एक क्रमबद्ध लेख लिखिए। नंबर 6, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए और अंत महासागर की जलधाराओं का नाम बताइए। नंबर 7, एटॉल्स क्या है?